वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम 2017 का तीसरा जो आपका पेपर है, पेपर थर्ड। पिछली क्लास में हमने पेपर सेकंड को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम पेपर थर्ड के जो 75 मल्टीपल जो क्वेश्चन है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है पेपर थर्ड का, वो देखिए, एक वस्तु की मांग फलन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एक वस्तु का हमको मांग फलन दे रखा है, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी आर वाई टी। इसका मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की जो मांग होती है वो उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, वाई का मतलब यहाँ पे उपभोक्ता की आय हो गया, और टी का मतलब हो गया यहाँ पे उपभोक्ता की रुचि। इसका मतलब वस्तु की जो मांग होती है वो इन सभी तत्वों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो कौन से कारक जो हैं वो मांग को निर्धारित करने हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी वस्तु की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, उस वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करेगी। दूसरा, उससे जो संबंधित वस्तुएं, चाहे वो स्थानापन्न है या पूरक वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, उनकी प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है सेकंड, कौन सी कपटपूर्ण संधि अल्पाधिकार की विशेषता है। ठीक है, कोलिजी ओलिगोपोली की अगर हम बात करें, जिसमें जो अल्पाधिकार बाजार में कुछ फर्में होती हैं वो क्या करती है, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती है, समझौता कर लेती हैं, और उसी के अनुसार बाजार में वो क्या करती है, उत्पादन करती हैं, कीमत का निर्धारण करती हैं। तो जो कपट संधिपूर्ण अल्पाधिकार होता है, कोलिजी ओलिगोपोली की अगर हम बात करें, तो इसमें जब फर्में आपस में एग्रीमेंट कर लेगी, समझौता कर लेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्में हैं वो एक इकाई के रूप में क्या होगी, आपस में जुड़ जाती हैं। फिर वो क्या करती है कि किस उद्देश्य के लिए करती है आपस में समझौता, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए। तो लाभ अधिकतमीकरण करना भी उनका उद्देश्य हो सकता है। फिर इससे वो क्या करती है, कौन सी फर्म कितना उत्पादन करेगी उसका भी निर्धारण होता है, मतलब बाजार में किसका हिस्सा कितना होगा ये भी निर्धारित हो जाता है। और एक फर्म जो होती है इसमें वो क्या करेगी, कीमत नेतृत्व करेगी, और बाकी दूसरी फर्म क्या करेगी, उसका अनुसरण करेगी। तो यहाँ पे चारों बातें जो लिखी हुई हैं वो कोलिजी ओलिगोपोली के लिए सही है। कपट संधिपूर्ण अल्पाधिकार बाजार की ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ए बी सी डी, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए तीसरा, आइसो प्रोडक्ट वक्र का ऋणात्मक ढालुआ खंड क्या दर्शाता है। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट जो कर्व होता है आपका, उसको हिंदी में हम कहते हैं सम उत्पाद वक्र। ठीक है, जो क्या दर्शाता है, उसके सभी बिंदुओं पर उत्पादन की मात्रा समान होती है। ठीक है, श्रम और पूंजी के ऐसे विभिन्न संयोग जहां से समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, इसे वक्र को हम क्या कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वक्र हमारा, इसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, समान होगी। मान लेते हैं हम कि किसी बिंदु पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, 100 होगी। कहने का मतलब क्या होता है, समान है। और ये वक्र जो होता है उसका ढाल कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। और ऋणात्मक ढाल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो दोनों साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, श्रम और पूंजी का जो प्रयोग किया जा रहा है, दोनों का जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक रीजन की हम बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो इन विभिन्न समोत्पाद वक्र के इन ऋणात्मक ढाल के बीच में होता है। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि जो दोनों साधन प्रयोग किए जा रहे हैं उनका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, सीमांत उत्पादन है, वो क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगला है, बाईं ओर मांग में स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे मांग वक्र है, डिमांड कर्व है हमारा, ये हमारा डी डी जो है वो क्या है, डिमांड कर्व है, मांग वक्र है। अब ये जो मांग वक्र है वो क्या होता है, बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, कॉल शिफ्ट इन डिमांड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, यह कर्व आपका किधर आ गया है, लेफ्ट साइड में आ गया है, इधर आ गया है।
ये आपका नया करो बन गया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से क्या बता रहा है, मांग जो है वो क्या हो गई है, घट गई है। और मांग घट गई है तो जब हमारा मांग वक्र डिमांड कर अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो ये एक तरह से क्या दर्शाएगा, डिक्रीज इन डिमांड को दर्शाएगा, मांग में कमी को दर्शाएगा। देखिए मांग में संकुचन की अगर हम बात करते तो ये आपका कहाँ पे होगा, एक ही मांग वक्र पे होगा। जैसे देखिए ये हमारा मांग वक्र है, ये वस्तु की कीमत है और ये क्या है आपकी मांग। वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी, और मांग कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब माना कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ के जैसे हो गई माना कि P1, और कीमत बढ़ने से मांग क्या होगी, घटेगी। ठीक है, मांग घट के क्या हो गई Q1। तो ये जो मांग घटी है इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, संकुचन कहेंगे, मांग में संकुचन जो आपका एक ही मांग वक्र पे हो रहा है। पहले हम मांग वक्र के इस ए बिंदु पे थे और अब कहाँ पे चले गए, मांग वक्र के बी बिंदु पर। तो इस एक ही मांग वक्र पर संचलन हो रहा है। तो मांग अगर घटेगी तो उसको आप क्या कहोगे, संकुचन कहोगे, कॉन्ट्रेक्शन कहोगे। लेकिन जब हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और राइट साइड में अगर शिफ्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, मंडेल फ्लेमिंग मॉडल के मुताबिक निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए सबसे पहला है, नियत विनिमय दर और संपूर्ण पूंजी गतिशीलता के अधीन मुद्रा नीति प्रभावहीन होती है। ठीक है, जब हमारी विनिमय दर किस प्रकार की है, स्थिर है, तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब पूंजी की गतिशीलता होती है, ठीक है, पूंजी गतिशीलता होगी तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, मौद्रिक नीति जो है वो ज्यादा सफल होगी। तो यह आपका कथन क्या है, पहला सही है। दूसरा हमारा है, स्थिर विनिमय दर तथा संपूर्ण पूंजी गतिशीलता में राजकोषीय नीति प्रभावशील होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे था मौद्रिक नीति प्रभावी होती है, मतलब मौद्रिक नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, राजकोषीय नीति जो है वो ज्यादा प्रभावी होगी। इसका मतलब सेकंड कथन आपका सही है। ठीक है, पहले कथन में लिखा हुआ है कि स्थिर विनिमय दर है और पूंजी क्या है, पूर्ण गतिशील है, तो वहां पे जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये सही है। और मॉनेटरी पॉलिसी अगर इफेक्टिव नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो ज्यादा प्रभावी होगी। तो पहला कथन आपका सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा आपका है, लचीली विनिमय दर और संपूर्ण पूंजी गतिशीलता में मौद्रिक नीति जो है वो प्रभावहीन होती है। ठीक है, ये हमारा गलत है। और चौथा आपका क्या है, लचीली विनिमय दर और संपूर्ण पूंजी गतिशीलता में राजकोषीय नीति जो होती है वो प्रभावहीन होती है, ये सही है। ठीक है, जब हमारी जो विनिमय दर प्रणाली किस प्रकार की है, फ्लेक्सिबल है, तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसका मतलब यहाँ पे आपके कौन कौन से कथन सही हैं, ए, बी और डी। अब इस हिसाब से आप देखोगे तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी डी के हिसाब से आप देखोगे तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला है, मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक हैं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की अगर हम बात करें, मनी सप्लाई में एक तो क्या होता है, जो हाई पावर्ड मनी होती है उसको भी लिया जाता है, और मनी मल्टीप्लायर दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा हमारी हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर दोनों के ऊपर जो है मनी की सप्लाई निर्भर करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक खुली अर्थव्यवस्था में जो आईएसएलएम मॉडल है उसका विस्तार हम कह सकते हैं मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल को। ठीक है, इसमें आईएसएलएम के साथ में जो भुगतान संतुलन है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो पहला जो है उसके साथ में मैच आपका क्या होगा, पहला नंबर ही होगा। उसके बाद में दूसरा आपका है, जो मुद्रा आपूर्ति का M1 प्रत्यय है। ठीक है, इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के जो चार कॉन्सेप्ट हैं, M1, M2, M3, M4। तो M1 आपका एक तरह से क्या है, नेरो मनी कहलाता है। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा कहेंगे। तो फिर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा। M1 एक तरह से क्या है, संकीर्ण मुद्रा है।
फिर उसके बाद में बहुगुणक, ठीक है, बहुगुणक की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, आर एफ काहन के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आर एफ काहन। फिर आपका आ जाएगा तीसरा, और मुद्रा आपूर्ति का जो M3 कंसेप्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा हिंदी में, उसको विस्तृत मुद्रा कहेंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कर लेना है। अगला देखिए, यहाँ पे हमको एक अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है, अल्प विकसित देशों के मुख्य उत्पादन के व्यापार के पदों में परेबिस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अवनति पाई जाती है, ठीक है, प्रोबिश का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो अल्प विकसित देशों के मुख्य उत्पादन में व्यापार के पदों में परेबिस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अवनति पाई जाती है, ठीक है, ये कथन तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा आपका है, एंजल का जो उपभोग नियम है उसके अनुसार क्या होता है, आय बढ़ने के साथ साथ में आय वृद्धि के साथ कारण खाद्य पदार्थों पर व्यय की गई आय अनुपात गिरता जाता है, जबकि उत्पाद पर यह अनुपात क्या होता है, बढ़ता जाता है। लोगों की जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो वो खाद्यान्नों पर खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, ये एंजल का नियम है। तो देखिए ये दोनों नियम क्या है, अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ में संबंधित नहीं है। तो अभिकथन भी आपका सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो इसकी व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंजिल का जो उपभोग नियम है वो प्रेबिश की परिकल्पना के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब देखो दोनों आपके है तो सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छा ये देखो आपका ये अल्प विकसित देशों की अगर बात की गई इसमें तो जो व्यापार की शर्तों की अवधारणा उसके साथ में संबंधित है, ठीक है। प्रेबिश और सिंगर की जो परिकल्पना है तो उसमें जो एंजिल का नियम है उसकी मान्यता ली गई है, ठीक है, इसलिए देखिए यह कारण तो उसका होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो आपकी प्रेबिश परिकल्पना है, प्रेबिश सिंगर की जो परिकल्पना है, ठीक है, वो सिद्धांत एक तरह से क्या बताता है कि व्यापार की शर्तों का जो आपका दीर्घकालीन हाथ से अल्प विकसित देशों में की वृद्धि को वो रोकता है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उसमें उन्होंने एक तरह से मान्यताएं क्या ली थी, जो एंजल का नियम है, ठीक है, तो वो मान्यता इसके साथ में संबंधित, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर भी इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला आपका है, यहाँ पे भी हमको एक अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, ठीक है। अभिकथन आपका क्या है, अल्प लेविस के अनुसार अल्प विकसित देशों में निर्वाह मजदूरी पर श्रमिकों की आपूर्ति असीमित होती है। अनलिमिटेड सप्लाई जो थ्योरी है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की जो असीमित पूर्ति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, लेविस के द्वारा। तो ये आपका कथन क्या है, सही है, ठीक है। पहला जो कथन आपका दे रखा है वो क्या है, लेविस का क्या मानना था कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, अल्प विकसित देश जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो न्यूनतम निर्वाह जीवन निर्वाह मजदूरी होती है वहां पे श्रमिकों की पूर्ति क्या होती है, असीमित होती है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उद्योगों की ओर हस्तांतरित करना चाहिए, इसका उनका मानना था। पहला कथन तो आपका क्या है, सही है। दूसरा है, निर्भरता सिद्धांत के अनुसार कम विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता कि उनकी अल्प विकास का एक मुख्य कारण है, ठीक है। जो विकसित देश होते हैं उनके ऊपर विकासशील देश क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और इसी कारण से विकासशील देश क्या होते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसका एक मुख्य कारण यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये क्या है, सही है, ठीक है। दोनों कथन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका इसके साथ में संबंध नहीं है, इसलिए देखो ए आपका भी कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, अधिमान के मार्क्सियन नियमानुसार सभी मानों के अंतिम स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करता है, श्रम के बारे में वो बात करता है कि श्रम का एक तरह से क्या होता है, शोषण होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एडम स्मिथ के द्वारा करारोपण का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है, ठीक है। एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें से आपका समानता का सिद्धांत है, निश्चितता का सिद्धांत है,
मितव्ययिता का सिद्धांत है, एक सुविधा का सिद्धांत, ठीक है, लेकिन ये वांछनीयता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय करारोपण के जो आपके सिद्धांत, उसमें एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, उसमें से वांछनीयता का जो सिद्धांत है वो नहीं दिया था। अगला आपका है, फिंडले शिराज के द्वारा सार्वजनिक व्यय के कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय का जो सिद्धांत है वो फिंडले शिराज के द्वारा दिया गया है, तो इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो उन्होंने नहीं दिया है। तो फिंडले शिराज ने सार्वजनिक व्यय का लाभ का सिद्धांत दिया है, स्वीकृति का सिद्धांत दिया है, सार्वजनिक व्यय मितव्यय होना चाहिए ये भी सिद्धांत दिया है, उत्पादन का जो ये सिद्धांत है वो फिंडले शिराज के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में 2000 में 80वां संविधान संशोधन सही निहितार्थ क्या है। ठीक है, 80वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो इनमें से क्या जो है वो सही व्याख्या की गई है। तो देखिए, ये आपका जो 80वां संविधान संशोधन है वो मुख्य रूप से आपका जो वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच में करों का जो विभाजन होता है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसके साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में 2000 में जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार क्या प्रावधान किया गया था, केंद्र और राज्यों के बीच में सभी केंद्रीय करों और शुल्कों का जो शेयर है वो किया जाएगा। ये बताता है आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला है, निम्न कथन के विषय में आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला आपका है कर 1960-61 में भारत में जीडीपी अनुपात लगभग 18% था। तो देखिए, बहुत पुराना डेटा पूछा हुआ है। 60-61 में जीडीपी का जो अनुपात था करों में, ठीक है, वो लगभग आपका कितना था, 18%। और 2012 में भारत में जीडीपी का अनुपात लगभग 16% था। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कथन यहाँ पे आपके क्या हैं, गलत हैं। अगला देखिए, भारत में सभी राज्य सरकारों के कुल उत्तरदायित्व का मार्च 2012 तक केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई कर्ज और अग्रिम अनुदान का अनुपात कुल का लगभग कितना परसेंट था। ठीक है, ये लगभग कितना होना चाहिए, 8% के आसपास होना चाहिए, ए ऑप्शन। अगला है, रॉबर्ट मुंडेल द्वारा असाइनमेंट समाधान का हल किसमें दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो प्रभावशाली बाजार का वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया है मुंडेल के द्वारा, उसके अंतर्गत ये दिया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, मुद्रा क्षेत्र के इष्टतम सिद्धांत की व्याख्या है कि कोई भी देश की लागत और लाभ किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्टिमम करेंसी एरिया जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, देश की लागत और लाभ जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, आपका जो स्थिर विनिमय दर का क्षेत्र है वो कितना है उसके अनुसार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे नियत विनिमय दर क्षेत्र से जुड़ने। ठीक है, या जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है उसका क्षेत्र कितना है उसके ऊपर ही आपका निर्भर करेगा। अगला देखिए, सर्वसम उत्पादों का दो देशों द्वारा पारस्परिक रूप से डंप किया जाना। ठीक है, रेसिप्रोकल डंपिंग। ठीक है, राशिपातन का मतलब क्या होता है कि कोई एक देश क्या करता है, अपनी वस्तुओं को विदेशी बाजारों में कम कीमत पर बेचता है और दूसरा देश भी क्या करता है, अगर इसी प्रकार की प्रणाली अपनाता है तो इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा स्थिति होती है या नहीं होती है बताना आपको। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, एक देश विदेशी बाजारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रारंभ में कम कीमत पर वो वस्तुएं बेचता है। ठीक है, तो सामान्यतः एक देश के द्वारा किया जाता है और बदले में दूसरा देश जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए।
अगला देखिए, आर्थिक एकीकरण के इस रूप को उनके एकीकरण के पदों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपका आया था मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। उसके बाद में आपका आना चाहिए कस्टम यूनियन। उसके बाद में जो कॉमन मार्केट है, आम बाजार हैं, और आर्थिक जो यूनियन है वो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, 2015 के आसपास आया था। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा डी। अगला है, निम्न में से गैर प्रशुल्क अवरोधों का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, एक देश क्या करता है, विदेशी वस्तुओं का जो आयात किया जा रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए वो क्या करता है, या तो प्रशुल्क टैरिफ लगा सकता है, और टैरिफ के अलावा और वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको पूछा हुआ है कि टैरिफ के अलावा अवरोधों का कौन सा उदाहरण यहाँ पे है। तो देखिए, एक तो आयात कोटा हो सकता है, निर्यातों को सहायता दी जा सकती है, तकनीकी एवं प्रशासन नियमन हो सकता है, और डंपिंग प्रणाली भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अगला है, भारत में किस तिथि से उत्पाद पेटेंट प्रभावकारी ढंग से लागू कर दी गई हैं? उत्पाद पेटेंट प्रणाली जो है वो भारत में कब से लागू कर दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 2005 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे। अगला है, भारत में M3 को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, मुद्रापूर्ति की चार अवधारणा है, जिसमें M1 आपका होता है, उसमें क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है। M2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका M1 के साथ में डाकघरों में जो जमाएं होती हैं उसको सम्मिलित किया जाता है, जबकि जो आपका M3 होता है उसमें हम क्या करते हैं, M1 के साथ में बैंकों की जो समय अवधि जमाएं होती हैं उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो M1 प्लस बैंकों के पास में जो जनता की सावधिक जमाएं होती हैं, टाइम डिपॉजिट्स होती हैं बैंकों के पास में, उसको हम सम्मिलित करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉड मनी कंसेप्ट कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, यहाँ पे आपको एक तो अभिकथन दिया हुआ है और उसके साथ में उसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन आपका यहाँ पे क्या है, मुद्रा आपूर्ति अथवा ब्याज दर को नियंत्रित करना संभव है परंतु दोनों को नहीं। ठीक है, दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, अन्य चीज अपरिवर्तित रहता है, पैसों की आपूर्ति व्युत्क्रम रूप से ब्याज दर पर निर्भर करती है। ठीक है, ब्याज की दर बढ़ने के साथ में जो आपूर्ति है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, विपरीत संबंध है दोनों का। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण यहाँ पे सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और बी दोनों क्या हैं, सत्य हैं, लेकिन जो आर हैं वो ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, गिल्ट एज मार्केट या गिल्ट धार बाजार जो हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? ठीक है, जो गिल्ट एज बाजार होता है उसमें हम क्या करते हैं, सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। तो ट्रेजरी बिलों का भी व्यापार होता है और सरकारी बॉन्डों का भी व्यापार होता है। मतलब ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बेमेल को अलग कीजिए। सेल, भेल, ओएनजीसी और आरकॉम। ठीक है, ये सभी एक तरह से क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ठीक है, ए बी और सी। जो आरकॉम है वो अलग है, बेमेल आपको करना था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अगला है भारत विश्व में इस तरह से उभरा है। ठीक है, स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन आपका बी। अगला है इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी औद्योगिक राज्य हैं, मतलब सबसे ज्यादा उद्योग धंधों की अगर हम बात करें इन राज्यों में, वैसे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में सेकंड जो आपका हो जाएगा कौन सा है इनमें से, महाराष्ट्र है। ठीक है, अग्रणी औद्योगिक राज्य इनमें से कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला है गोल्डन हेडशेक योजना जो है वो किसके साथ में संबंधित है। ठीक है, स्वैच्छिक आपकी जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट, उसके साथ में संबंधित है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक निवेश वाला उद्योग इनमें से कौन सा है, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन उद्योगों में से किस में सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो स्टील इंडस्ट्री है उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगला है निम्नलिखित में आपको यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले हम देखें भुगतान संतुलन और विदेशी निवेश जो है, ठीक है, उसका जो संबंध है वो किसके साथ में है। ठीक है, ये आपका रंगराजन समिति के साथ में है। फिर उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है उसकी स्वायत्ता के बारे में अर्जुन सेन गुप्ता समिति का संबंध है। उसके बाद में जो लघु स्केल उद्योग होते हैं उसका संबंध आपका आबिद हुसैन समिति के साथ में है। और फिर अधोसंरचना विकास जो है वो राकेश मोहन के साथ में संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्रम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। तो करेक्ट आंसर इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी कितनी है। ठीक है, 382। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में क्या होता है। ठीक है, प्रथम अवस्था में तो क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती हैं, ऊंची होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सेकंड अवस्था के बारे में पूछा हुआ है कि सेकंड अवस्था में क्या होता है। तो सेकंड अवस्था में जो जन्म दर होती हैं वो तो ऊंची ही बनी रहती हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें एक तरह से क्या होती है, धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, मतलब जो मृत्यु दर है वो नीची होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्रियों के समूह ने जननांगीय संक्रमण के चरणों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसके समर्थक यहाँ पे कौन कौन है। एक तो आपका ब्लेकर है, उसके बाद में आपका लोन्ड्रेव, ये हैं सी, ए हैं, सी हैं। ठीक है, ए, सी, और फिर आपका हो जाएगा थॉमसन एंड बोक, डी। ठीक है, ए, सी, डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान कर लेना है इसके अनुसार। अगला है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है, भारत में स्त्रियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों की तुलना में क्या है, ऊंची है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जीवन प्रत्याशा है लगभग पुरुषों की कितनी है, 69.5 के आसपास है। और जो फीमेल हैं, स्त्रियां हैं, उनकी कितनी है, 70.8 के आसपास है। ठीक है, WHO की आपकी जो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो जो पुरुष हैं, ठीक है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69.5 के आसपास है। और जो स्त्रियां हैं उनकी कितनी है, 70.8 के आसपास है। मतलब जो महिलाएं हैं उनकी जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हैं, ऊंची हैं। बिल्कुल सही आपका। दूसरा है स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं। ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन बस यही है कि या तो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक में स्त्रियों
पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करती हैं। ठीक है, लेकिन स्त्रियों की जो शिक्षा का स्तर अगर देखोगे आप तो कम होना चाहिए वैसे, ठीक है थोड़ा, लेकिन जो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए और आर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। मतलब इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होना चाहिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये सिद्धांत आपका दिया गया है डाल्टन के द्वारा। फिर उसके बाद में जनसंख्या पिरामिड का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो थॉमसन के साथ में संबंधित है। उसके बाद में भारतीय शयनाघर खेती की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। यह आपका चंद्रशेखर के साथ में होना चाहिए। और जनसंख्या का वृद्धिघात वक्र सिद्धांत, ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व जो आपका थ्योरी है पॉपुलेशन की, वो आपकी रेमंड पल के साथ में संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, डी में आपका आ जाएगा फर्स्ट। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलान करना है। फिर यहाँ पे भी हमको सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। टाइप्स ऑफ वार इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं, युद्ध के समय जो मुद्रास्फीति होती है उसके प्रकार हैं। ठीक है, ये किसने बताए थे? तो ये आपका पिगू के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, 3। उसके बाद में इंटरजेशनल फोर्टिलिटी मॉडल, ठीक है, ये आपका बेकर टर्म्स के साथ में संबंधित हैं। आकांक्षा एस्पायरेशन जो थ्योरी आपकी है वो एस्टली के साथ में संबंधित हैं। और क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है, क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट थ्योरी है, वो आपकी लिबेंस्टीन के साथ में संबंधित है। डी में आपका आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे कूट जो है वो चयन करना है। फिर यहाँ पे भी हमको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। तो सबसे पहले अगर हम लाफर वक्र की बात करें तो लाफर वक्र एक तरह से क्या दर्शाता है, ठीक है, हमारी जो जीडीपी है और जो टैक्स रेट है, कराधान की जो दर होती हैं, उसके बीच में ये संबंध को बताता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए, तो ए में आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर आपका जो फिलिप्स वक्र है वो क्या दर्शाता है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर 1 आएगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो आपका है, दो लोगों के मध्य दो वस्तुओं के अंतिम आवंटन के जो विभिन्न बिंदु होते हैं उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4th। और जो कुजनेट कर्व हैं वो क्या दर्शाता है, आर्थिक विकास के साथ साथ में पहले क्या होता है, बाजार में जो असमानता होती है वो बढ़ती हैं और इसके बाद में क्या हो जाती, कम हो जाती। इसलिए हमारा जो उल्टा यू वक्र की अवधारणा है वो कुजनेट्स के साथ में संबंधित है। तो डी में आपका क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सही कूट का आपको यहाँ पे देख के चयन करना था इसमें। अगला है, भारत में भूमि सुधार को लागू करने का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अगर हम देखें तो भारत में जो भू सुधार कार्यक्रम है वो लागू किए गए हैं और उसका उद्देश्य क्या है, जो कृषक होते हैं, ठीक है, उनको सभी प्रकार के जो शोषण है उनसे एक तरह से उन शोषण को समाप्त करना। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। खेत जोतने वाले की सुरक्षा प्रदान करना, ये भी आपका सही है। ग्रामीण जनसंख्या में सभी वर्गों को समान स्थिति प्रदान करना, ये भी लक्ष्य होना चाहिए। और लगान को नियमित करना, ये सारे उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम जो लागू किया गया है उसके उद्देश्य क्या हैं, ये चारों हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष के अंतर्गत ऋण निम्न उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण जो अवसंरचना विकास कोष है उसमें ऋण देने का उद्देश्य क्या है, ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए हो सकता है,
वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए हो सकता है, पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा, ए बी और सी होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला यहाँ पे आपको मिलान करना है। सबसे पहले अल्पकालीन जो ऋण हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? सहकारी समितियों के द्वारा। मध्यमकालीन जो ऋण है वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, मध्यमकालीन ऋण ये आपका महाजन आना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद में दीर्घकालीन जो ऋण है वो ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा। और उपभोग साख आपका, एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। देखिए, अल्पकालीन ऋण जो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, वो तो आपके प्रदान किए जाते हैं सहकारी समितियों के द्वारा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो मध्यमकालीन ऋण है, ठीक है, वो आपके कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो दीर्घकालीन ऋण है वो महाजनों के द्वारा। नहीं, ग्रामीण विकास बैंक आना चाहिए। ठीक है, दीर्घकालीन ये ऋण। और उपभोग साख जो हैं वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? महाजनों के द्वारा। ठीक है, ये देखिए क्रम। तो इस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, अल्पकालीन जो ऋण आपके हैं वो सहकारी समितियों के द्वारा, मध्यमकालीन जो ऋण है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, दीर्घकालीन जो ऋण आपके हैं वो ग्रामीण विकास बैंकों के द्वारा, और जो उपभोग के लिए आपको साख ऋण की आवश्यकता होती है वो महाजनों के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका सही क्रम, इसमें सही सूची आपको मिलान करना है। अगला है, कृषि साख के स्रोतों को उनके अस्तित्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका पुराने जमाने से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आ गया महाजन। ठीक, कृषि साख के लिए महाजन जो है वो तो कब से ऋण देते आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। उसके बाद में सहकारी साख समितियों का गठन हुआ था। फिर उसके बाद में आपके जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, 1969 में। और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है, सी। तो सबसे पहले आपका डी आना चाहिए, डी ए बी सी। ठीक है, डी ए बी सी, मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय आय में इसका योगदान होता है वो तो कम होता है। ठीक है, लगभग 18-20% के आसपास रहता है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा जनसंख्या को क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है, जिसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है, वर्ष 2011-12 में 2015-16 की अवधि में भारत में सकल घरेलू मूल्य वर्धित आय में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की योगदान की प्रकृति क्या है? 2011-12 से 2015-16 की अगर हम देखें, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का तो जो योगदान होता है वो तो क्या होता है? अनियमित होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। अगला है, HYVP हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम आपका जो है, ठीक है, जो हरित क्रांति के साथ में आपका संबंधित है, कौन सी फसलों तक सीमित है? ठीक है, तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो प्रभाव एक तो आपका गेहूं और एक चावल पर पड़ा था, तो इन दोनों फसलों के ऊपर ही एक तरह से सीमित हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम आया था आपका, तो ए और बी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, अभिकथन और कारण हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अभिकथन आपका है, ग्रामीण लोगों की आय कृषि की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ने से बढ़ती है। बिल्कुल सही है, कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तो ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण लोग जो होते हैं उनका जो जीविकोपार्जन का साधन है वो क्या है? कृषि है। तो आपका अभिकथन क्या है? सही है। कारण, यह औद्योगिक उत्पादों की मांग सृजित करती है, इसलिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो उद्योगों की मांग है, उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अभिकथन भी आपका क्या है यहाँ पे सही है, कारण भी क्या है, सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम ये नहीं कह सकते। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे आपका ए होगा सही। यहाँ पे हमको सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सबसे पहले HYVS मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी, जो हरित क्रांति के साथ में उसके जनक किसको कहा जाता है, विश्व में अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे करना है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है उसका सम्मिलित किसके साथ में होगा, आपका फोर्थ के साथ में होगा। फिर उसके बाद में प्लांट वेराइटी संरक्षण एवं किसानों के अधिकार संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम आया है, आपका ये आया है ट्रिप्स। उसके बाद में कृषि विकास में बदलाव बिंदु 1980-83 से 1993 तक। ठीक है, ये आपका GS भल्ला के साथ में संबंधित हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, ठीक है, ये गरीब से गरीब जो लोग हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस जो होती है वो उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब जन धन खाते जो खोले गए हैं वो आपके वो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका मिलान करना है। अगला है आपका अभिकथन और कारण है। मनरेगा एक ग्रामीण परिवार की वर्ष में परिसंपत्तियों का निर्माण करते हुए कम से कम 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करने का कार्यक्रम है। तो ये तो आपका सही है। मनरेगा ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाती है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को कम करती है। तो इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, उनको अगर काम मिलेगा तो उनकी आय क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, लेकिन ये व्याख्या जो है वो उसके साथ में संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला आपका है मांग फलन आपको दे रखा है P इक्वल टू 100 माइनस 0.01 क्यू, और एक लागत फलन आपको दे रखा है C इक्वल टू 50 क्यू प्लस 30,000 हो, तो अनुकूलतम उत्पादन का स्तर क्या होगा। ठीक है, तो अनुकूलतम उत्पादन का स्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये अवकलन दे रखा है, यहाँ पे हमको फलन दे रखा है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कीमत दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो टोटल रेवेन्यू है TR, ठीक है, TR आपका क्या बन जाएगा, TR इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 क्यू माइनस 0.01 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, TR हो गया। और TC तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 50 क्यू प्लस 30,000। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको संतुलन या अनुकूलतम उत्पादन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, मतलब हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी पड़ेगी। और आपका जो MR है, MR क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 0.02 क्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। इसी तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट MC भी निकाल लेंगे, और इसका अगर आप अवकलन करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपको आगे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, फिर MR इक्वल टू MC होता है संतुलन में, तो 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अभी हमारा जो MR है वो कितना आया था, 100 माइनस 0.02 क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यू भी है साथ में, तो क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये देखो, अच्छा ये 0.0Q2 आ जाएगा। ठीक है, 0.02Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 माइनस 50।
तो ये हो जाएगा आपका 100 में से 50 को माइनस किया 50, Q इक्वल टू 50 अपॉन क्या हो जाएगा 0.02, और ये आप सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, 2500 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला आपका है इनपुट आउटपुट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस में आपका क्या होना चाहिए, जो i माइनस ए है, ठीक है, उसके आपके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, वो आपके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, i माइनस ए के जो विकर्ण हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक होना चाहिए। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, देखो आपको अधिकतम कीजिए z इक्वल टू 50 x1 प्लस 120 x2, और यहाँ पे आपको प्रतिबंध दे रखा है 2x1 प्लस ये आपको दे रखा है। ठीक है, और गैर ऋणात्मक प्रतिबंध भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, x1 और x2 क्या वैल्यू रख के देना, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही आएगा इसमें। ठीक है, देखो x1 आप लिखोगे, जैसे z इक्वल टू में आप लिखोगे तो 50 x1 अगर 0 है तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 120 x2 की जगह आप कितना लिखोगे 20, और 120 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, अधिकतम आएगा। ठीक है, और बाकी x1 और x2 की वैल्यू आप यहाँ पे सब जगह लिख के देख लेना, इनमें से चार ऑप्शन में थे तो अधिकतम की बात की गई, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी जो है वो सही है, जिसमें x1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 और x2 की वैल्यू क्या होगी 20। अगला है एक न्यायादर्श में कितने अवकलन युग्म सम्मिलित किए जाए जिससे अवकलों के सहसंबंध गुणांक 0.42 आकलित टी मूल्य 2.72 से अधिक हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, टी इक्वल टू आर अंडर रूट n-2 अपॉन 1 - r²। ठीक है, टी आपका दे रखा था 2.72, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.72 इक्वल टू आर कितना है आपका 0.42, फिर अंडर रूट n-2 n-2 अपॉन 1 - r² मतलब 0.42 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास में 36 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 37। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, इसमें आपका 37 आएगा। ठीक है, 37 आएगा, इसका मतलब आंसर आपका, अच्छा कूट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है अभिकथन, आदा प्रदा प्रादश का हल ऋणात्मक उत्पादक का समावेश नहीं करता है। ठीक है, ऋणात्मक उत्पादन को तो शामिल नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल सही लग रहा है तो आपका। फिर है हॉकिंस साइमन दशाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, हॉकिंस साइमन की जो दशा है उसके अनुसार क्या है कि आदा प्रदा का जो हल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये दोनों आपके सही हैं, और व्याख्या भी क्या है, सही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब आदा प्रदा मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें ऋणात्मक उत्पादक का समावेश नहीं किया जाता। ये कौन बताता है, हॉकिंस साइमन की शर्तें जो होती है वो बताती हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आपका, रेखीय प्रक्रमण अर्थव्यवस्था के किसी भाग के क्रियाकलाप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देती है। बिल्कुल सही, अर्थव्यवस्था की क्या क्रिया प्रणाली उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, और फिर प्रक्रमण
पूर्ण रूप से गणितीय तकनीक है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें यहाँ पे सही है और वाक्य भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे आपको श्रेणी 1 को श्रेणी 2 के साथ में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका ये डेल यू बाय डेल क्यू वन ये एक तरह से आंशिक उपयोगिता को दर्शाता है। फिर आपका ये एफ जो है उसके साथ में दो खड़ी रेखाएं खींच दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मॉड्यूलस एफ है ये आपका उसमें आता है इनपुट आउटपुट मॉडल में, ठीक है, जो किसको दर्शाता है, फाइनल डिमांड को, अंतिम मांग को। इसका मतलब एफ में ये आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर डी क्यू टू बाई डी क्यू वन, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम इस तरीके से ले सकते हैं एम आर एस को, ठीक है। डी क्यू टू वन ये आपका हो जाएगा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना उन दोनों का रेशियो, और ये डी यू जो है वो आपका क्या दर्शा रहा है, कुल उपयोगिता को दर्शा रहा है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। हॉकिंस साइमन दशाएं, अभी हमने क्वेश्चन ऊपर किया था, ठीक है। हॉकिंस साइमन दशाएं जो हैं उसमें किसी उत्पादन का जो ऋणात्मक अंश नहीं होना चाहिए, मतलब आपका इनपुट आउटपुट मॉडल जो है उसके साथ में संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, 4। फिर ड्यूल मॉडल जो आपका है द्वैता, वो किसके साथ में संबंधित है, रेखीय प्रोग्रामिंग के साथ में संबंधित है, लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ में। तो फिर आपका ये आ जाएगा उपभोक्ता का अधिशेष, ठीक है। यहाँ जो कंज्यूमर सरप्लस होती हैं उसको हम किसके द्वारा मापते हैं, इंटीग्रेशन समाकलन के द्वारा मापते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा 1। और फिर जो स्टैंडर्ड एरर हैं, प्रमाप त्रुटि हैं, वो आपका रिग्रेशन मॉडल के साथ में संबंधित हैं। अगला है विषम विचलित का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है, हेटेरोस्केलिसिटी के लिए, ठीक है, विषम विचलितता, ठीक है। उसके लिए देखिए आपका स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध परीक्षण, गोल्डफील्ड क्वांट परीक्षण और पार्क परीक्षण, ये सारे काम में ले जाते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए, सही होगा। अगला है डर्बिन वाटसन परीक्षण अनिर्णायक रहता है जब डी का जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। डी का मान अगर आपका डी इज ग्रेटर देन डी एल, ठीक है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है इफ P इक्वल टू 20/Q+1 और Q इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 3, तो उपभोक्ता की बचत यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उपभोक्ता की बचत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समाकलन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा 20/Q+1 का, ठीक है, डी क्यू। और इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 20, ठीक है, और अपॉन में है तो ये आपका आ जाएगा log Q+1, ठीक है। और Q की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो Q की वैल्यू 3 का मतलब ये आपका हो जाएगा 20 log 4। और log 4 की वैल्यू आपको टेबल में देखनी होगी, ठीक है। log 4 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, log 4 की वैल्यू आपकी जो भी होती है, ठीक है, लोग टेबल में आपको देखोगे और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 को अगर आप log 4 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 27.72, ठीक है, 27.72। और फिर उपभोक्ता की बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो समाकलन 20/Q+1 डी क्यू, ये तो हमने निकाल दिया। अभी कितना आया था, 27.72 आया था, ये आया था आपका 27.72, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, P इंटू क्यू। प्राइस आपकी कितनी है, प्राइस आपको दे रखी है 5, और क्वांटिटी, अच्छा सॉरी, क्वांटिटी आपको दे रखी है कितनी, 3,
और प्राइस हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर करोगे तो 20/q+1, क्यू आपका कितना है 3, तो 20/3+1 करोगे कितना हो जाएगा 20/4, और 20/4 करने पर कितना आएगा 5, मतलब p आपका कितना आ जाएगा 5। अब इसको आपको यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, तो 27.72 माइनस 15, 5 × 3 करोगे कितना आ जाएगा 15, और 15 को अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 12.72। ठीक है, 12.72 या राउंड फिगर में आपका हो जाएगा 12.73। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है नाफेड के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, नाफेड क्या है, तो नाफेड एक सहकारी संस्था है। ठीक है, जो क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, वितरण का काम करती हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ें जैसे महंगी हो जाती हैं तो सरकार क्या करती है, नाफेड के माध्यम से जनता को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। तो ये वितरण संस्था भी इसको हम कह सकते हैं, सहकारी संस्था है, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए, ये तो आपके डेटा क्या बहुत पुराने हैं। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। अगला देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल सार्वजनिक क्षेत्र प्लान आउटले में से सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला, जबकि ऊर्जा क्षेत्र को आवंटन में दूसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी अब आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। तो ये कथन तो आपका सही है। दूसरा आपका है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लगभग 75,50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये गलत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, अंतरपणन का एक अनिवार्य विशेषता होती है कि यह होता है आर्बिट्रेज की अगर हम बात करें। ठीक है, जो आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अनुमान से परे होता है, नॉन स्पेकुलेटिव होता है ये। अगला है, लेन देन निराकरण के माध्यम से जोखिम से बचने का एक व्यावसायिक तकनीक है जिसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हेजिंग। ठीक है, विदेशी व्यापार में जो लेन देन है, ठीक है, जोखिम से बचने के लिए तकनीक कौन सी आपकी, हेजिंग। अगला है, निम्न कथनों में से आप क्या कहेंगे, जबकि एक एकाधिकारवादी कीमत तय करने वाला होता है इसलिए वह बाजार में अपनी वस्तु पर कोई कीमत लगा सकता है। 7 ए तो आपका कोई भी कीमत तो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, उपभोक्ता कितनी दे सकता है उसके बारे में वो ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि एक एकाधिकारवादी बाजार में केवल विक्रय करता होता है इसलिए वह हमेशा अधिक लाभ अर्जित करता है। दोनों कथन यहाँ पे हमको गलत लग रहे हैं। ठीक है, दोनों कथन आपके क्या हैं, गलत। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, यह मानते हुए कि दूसरे खिलाड़ी को रणनीति अपरिवर्तनीय है इसलिए अपनी रणनीति को बदल देना चाहिए, ऐसा करने वाला कोई भी खिलाड़ी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका गेम थ्योरी में जो नेश इक्विलिब्रियम है उसको दर्शा रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतना ही, और अभी तक हमने जो 75 क्वेश्चंस आपके दिए थे पेपर के अनुसार किए थे, उसमें से अगर आपको किसी में कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए।